हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल वॉच एंड लर्न मोर पर। तो आज हम सभी लोग बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम फरवरी 2026 में जो होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज का जो वीडियो है हमारा, उस पर हम किस किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे और हमको क्या क्या जानकारियां अपने आप को प्राप्त करना है, ताकि हमारा जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें हम अपने आप को अच्छे तरीके से तैयारी को कर सकें। तो सबसे पहले देखें तो हम सीटेट की सामान्य जानकारी के विषय में जानेंगे। उसके बाद यह देखेंगे किस प्रकार से हम अपना जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उसमें एक रामबाण ट्रिक के माध्यम से अपने आप को जो इसकी क्राइटेरिया है सीटेट में मार्क्स प्राप्त करने का, और सभी जो हमारे 4 पोर्शन हैं, 4 प्रकरण हैं, 4 विषय हैं, उसमें कैसे हम अपने आप को अच्छे से अंक को प्राप्त करें, रामबाण ट्रिक बताऊंगा उसका। उसके बाद में आज जो हमारा मुख्य क्लास रहेगा उसमें हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट रहेगा। इसी में जो हमारा पहले हिंदी के विषय में हम जानकारी देंगे, उसके बाद जो गद्यांश है गद्यांश के विषय में, फिर पद्यांश, उसके बाद हिंदी शिक्षण से जो प्रश्न आते हैं उसके विषय में चर्चा हम सभी लोग करेंगे। तो सबसे पहले सामान्य जानकारी के विषय में हम आप सभी लोग बता देते हैं। तो सीटेट एग्ज़ाम जो है हमारा, यह 2 तरीके से हो रहा है। सीटेट एग्ज़ाम जो है 2 तरीके से लिया जा रहा है। इसमें 2 तरीके कहने का मतलब यह है कि एक तो 1 से 5 तक के जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए है। दूसरा है हमारा 6 से 8 तक के अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए। तो जो 6 से 8 तक के अभ्यर्थी हैं उन सभी लोगों के लिए जो मुख्य जानकारी है, 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों के लिए भी यह लाभदायक होगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसमें जैसे देखा जाए तो सीटेट सामान्य जानकारी, इसका क्या सबसे मुख्य प्रयोजन है सीटेट का। तो आप सभी लोग अगर सेंट्रल की कोई भी जॉब जो टीचर लाइन का है उसको अगर देना चाहेंगे तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और हमको जो अपनी अगर स्टेट की हम जो वैकेंसियाँ देते हैं उसमें भी अब सीटेट को मांग बढ़ गई है। इसलिए हम सभी लोगों को सीटेट का जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसकी अनिवार्यता हम लोगों को, हमारे पास इसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब हम सभी लोग जैसे देखते हैं तो सीटेट में जो हमारा 4 पोर्शन है उसमें किस प्रकार से जो रामबाण ट्रिक हमारी है वो काम करती है। तो 4 पोर्शन जो है हमारा, पहले देख लेते हैं। एक तो हमारा है सीडीपी है। दूसरा हमारा हो जाता है लैंग्वेज फर्स्ट, फिर लैंग्वेज सेकेंड, और उसके बाद हमारा हो जाता है एसएसटी, ये है। अब इसी में हम सभी लोगों को देखना है। तो आप सभी लोग जो है सीडीपी की क्लास मैंने पूरी पढ़ा दिया है, आप सभी लोग जाएंगे उसी में, आपको तैयारी के लिए पूरा वीडियो इसमें मिल जाएगा। और लैंग्वेज फर्स्ट का आज क्लास हो रहा है, लैंग्वेज सेकेंड का आगे आपको क्लास मिल जाएगा, और एसएसटी का इसके बाद फिर 9 क्लास आप लोगों को मिल जाएगी पूरी एनसीईआरटी की। अब इसमें जो मुझे बताना था रामबाण ट्रिक के माध्यम से कैसे हम अपने आप को 90 का जो हमारा जादुई अंक है उसको हम प्राप्त करें, तो सीडीपी को जो पढ़ाया हूँ उसको देख लेंगे। और लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकेंड, इन दोनों की रामबाण ट्रिक के विषय में आज मैं बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो भी अभ्यर्थी हैं उन्होंने जब अपना फॉर्म भरा था तो उसमें लैंग्वेज चूज़ करने के लिए आया था। तो लैंग्वेज जब चूज करते हैं, उसका हम लोग अपने फॉर्म में फिल करते हैं, तो वहाँ पास जो भी अभ्यर्थी लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी चूज किए होंगे, हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट में, और उसके बाद लैंग्वेज सेकेंड जो है संस्कृत होगा, संस्कृत जी, ठीक है। तो लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है और लैंग्वेज सेकेंड संस्कृत है, उनके लिए यह ट्रिक है। और उसके बाद फिर जो इससे उलट होगा, जी पहले लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत तक के होंगे, और वो दोनों की सामान्य जानकारी यही है कि जैसे जैसे हम इसको समझेंगे अगर, तो हमको पता चल जाएगा किस प्रकार से हमारा जो रामबाण ट्रिक है वह काम करता है। तो इसमें देखते हैं, तो जब हम पेपर देने जाते हैं तो लैंग्वेज में हिंदी जैसे हमने चूज किया है, तो सबसे पहले जब लैंग्वेज हम देखते हैं तो लैंग्वेज हिंदी जब चूज किए हैं तो इसका 2 लैंग्वेज, एक लैंग्वेज फर्स्ट एक लैंग्वेज सेकेंड, 2 हिंदी में रहता है। कैसे? एक L1H अर्थात हिंदी, दूसरा L सेकेंड H फॉर हिंदी, ये हो गया। इसी प्रकार संस्कृत का हो जाता है। लैंग्वेज जो हमारी सेकेंड है उसमें S ये फर्स्ट हो जाता है, और लैंग्वेज सेकेंड में ही हमारा जो है S ये 2 अर्थात संस्कृत सेकेंड एंड संस्कृत फर्स्ट, ये ठीक है। इसमें अब हमको इसमें देखना है कि इसमें 2 प्रकार से प्रश्न पूछता है। कैसे? पहले इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 प्रकार से।
अब एक में बता देंगे तो सभी आप समझ जाएंगे किस प्रकार से। इसमें हो जाता है पहले पैडागॉजिकल टाइप के, मतलब पैरा जो पूछ लेता है, गद्यांश पूछ लेता है और पद्यांश पूछ लेता है। ठीक है, गद्यांश और पद्यांश पूछता है इसमें, और इधर पूछ लेता है हिंदी शिक्षण का। ये हो गया। इसी प्रकार से इसमें भी, इसी प्रकार से इसमें पूरा दोनों में यही हमारा सभी में होता है, यही फार्मूला। अब इसमें जो फार्मूला मेरा था यह बताने का कि हिंदी शिक्षण का जो हम तैयारी करते हैं और गद्यांश तैयारी करते हैं, इसमें सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा अगर एफर्ट लगाते हैं तो 30 में 30 मार्क्स हम प्राप्त कर सकते हैं। 30 से 30 मार्क कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसको देखे जाए तो जो हमारा गद्यांश आता है उस गद्यांश में 15 क्वेश्चन रहेगा और इधर से हिंदी शिक्षण से 15 क्वेश्चन रहेगा। दोनों में जब क्वेश्चन को देखते हैं हम, इसी प्रकार से इसमें भी रहेगा 15-15-15 सभी का। तो ये हो गया। अब गद्यांश जब हम देखते हैं तो गद्यांश के विषय में बात कर लें तो गद्यांश में जो प्रश्न आते हैं, प्रश्न के जो प्रकार होते हैं, उसमें देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न होता है इसमें कि किस जो गद्यांश होता है उसी गद्यांश को उठा करके पूछ लेता है। सभी प्रश्न जो होते हैं पूरे गद्यांश से ही रिलेटेड रहते हैं, जो गद्यांश हम लोगों को वहाँ दिया जाता है। अब इसमें पूछता क्या क्या है, एक तो पूछ लेता है अर्थ पूछ लेता है गद्यांश का, और उसके बाद पूछ लेता है इसमें कि जो इसका मूल तत्व क्या है, इसमें मूल सेंट्रल आइडिया क्या है इसका। उसमें पूछ लिया जाता है कि जो कोई शब्द दे करके बोल लेंगे इसमें प्रत्यय क्या है, संधि क्या है, समास क्या है, या तो फिर इसमें पूछ लेगा आपसे कि प्रत्यय कौन सा, उपसर्ग क्या है, उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है। या इसमें और पूछ सकता है एक कि जो इसमें धातु क्या है, विभक्ति क्या है। इसी से बेस्ड हमारा इसमें प्रश्न आते हैं, चाहे जो भी लैंग्वेज हम लेंगे उन सभी लैंग्वेज में। अब ये तो हमारा हो जाता है जो गद्यांश पद्यांश की बात आती है। इसके बाद जो हमारा देखते हैं जो सेकंड पार्ट इसमें होता है, सेकंड पार्ट में देखा जाए तो सेकंड पार्ट में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि जो वाक्य है अर्थात सेंटेंस जो है वह क्या कह रहा है। और इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से जो व्याकरण का अनुवाद है उसको पूछ लेता है, किस प्रकार से उसकी बोलने की क्षमता है, अभिव्यक्ति शैली है किस प्रकार से है, उसका जो समझने की क्षमता है वो किस प्रकार से है, समझने की क्षमता के विषय में जानकारी पूछ लेता है, कितनी वो वास्तविकता तरीके से बोलता है, वास्तविकता की जानकारी रखता है। और इसमें जब देखते हैं हम तो देखा जाता है कि कौन सी उपागम विधि लगी है पढ़ने के लिए या बच्चे को समझाने के लिए, किस प्रकार की जो बुनियादी चरण होते हैं, बुनियादी चरण उनका प्रयोग किया जा रहा है। और एक कथन दे दिया जाता है कि जैसे कोई बच्ची है वह कक्षा इतने में पढ़ती है, वो इस प्रकार के कार्य कर रही है और उसके इस कार्य से अध्यापक किस प्रकार के उसको वो प्रोत्साहन देंगे, इस प्रकार के। और जो उपागम होते हैं इसमें कि प्राकृतिक उपागम है या तो फिर संप्रेषणात्मक उपागम है या उसके बाद प्रत्यक्ष उपागम है, किस प्रकार के उपागम का प्रयोग कर रही है। और जो उसकी अंदर खोजने की क्षमता है या समझने की क्षमता है वह किस प्रकार से है। एक प्रश्न इसमें से भी आ जाता है जो हमारा राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा है कि किस प्रकार से उसकी बनाई गई है हिंदी की, उसमें देखा जाता है। और एक देख लिया जाता है कि जो पाठ्य पुस्तक पढ़ने की जो सिद्धांत हैं या संरचना है किस प्रकार से होनी चाहिए। मुख्य रूप से इन्हीं टॉपिकों पर, इसी के आधार पर ही प्रश्न जो है बनाए जाते हैं इसमें। अब इसमें अगर देखा जाए तो जैसे बच्चा जब अपने आप को देखता है कि किस प्रकार से वह भाषा को बोल रहा है, समझ रहा है, आगे बढ़ा रहा है, यही हमारा जो उसमें आ जाता है कि बच्चा जो है किस प्रकार से अपने आप को समूह से भिन्न मान रहा है, विलोम शब्द पूछ लेता है, या तो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसको पूछ लेता है। कोई व्यक्ति कितना सर्वाधिक तरीके से अपनी भाषा को सीख रहा है उसको भी विषय में पूछ लेता है। इसमें मुख्य रूप से जो शिक्षण है कि किस प्रकार से बच्चे का शिक्षण करवाया जा रहा है या बच्चा किस प्रकार से समझ रहा है, बालक के अंदर जो विकास है कितने अच्छे तरीके से किया जा रहा है, उन सभी का जो है शिक्षण किया जाता है, जो हमारा सेकंड चैप्टर रहता है। अब इसमें जो हम रामबाण ट्रिक की बात कर रहे थे उसके विषय में जो चर्चा करना था ये बता दें, एक मिनट लगेगा कि हिंदी
लैंग्वेज जो फर्स्ट हमारा अगर हमने चूज किया है तो उसके प्रश्न तो हम पूरे कर डालेंगे 30, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा हिंदी सेकंड है उसको हमको नहीं छूना है। उसके बाद जो हमारा संस्कृत है फर्स्ट लैंग्वेज, उसको भी हमको, अगर हम फर्स्ट हिंदी चूज किए हैं तो सेकंड संस्कृत करना है हमको, फर्स्ट को हमको नहीं छूना है। तो सेकंड में जब हम जाएंगे तो जो गद्यांश और पद्यांश होंगे, ठीक है, गद्यांश और पद्यांश, इसमें वाले हम प्रश्नों को उसमें से पढ़ करके कर ले जाएंगे। उसके बाद जो इसमें का शिक्षण वाला होता है, संस्कृत का शिक्षण, बच्चे संस्कृत का ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, जानकारी नहीं रहती है, तो उनको यह चाहिए कि जो हमारा संस्कृत हिंदी का जो प्रश्न है, हिंदी का ये सेकंड लैंग्वेज, इसमें से हम जा करके इसमें का जो 15 क्वेश्चन बचता है, इसमें का जो शिक्षण है, हम सेकंड संस्कृत सेकंड का इसमें से अगर देखेंगे तो जो पूरा का पूरा लगभग 15 के 15 क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे संस्कृत शिक्षण का, इस हिंदी सेकंड शिक्षण में। आप लोगों को सबसे मुख्य तरीके से बता दूं फिर से कि जैसे हिंदी 2 हो गया, 1 2, संस्कृत 1 2, ठीक है, इसमें भी 2 तरीके से गद्य पद्य वाला हो गया, और उसके बाद जो 15 नंबर का शिक्षण हो गया, इसको तो हमने कर लिया। उसके बाद इसमें भी 2 बचे, गद्य पद्य वाले हो गए और हिंदी शिक्षण वाले हो गए, जो शिक्षण वाले ये हो गया। संस्कृत में भी ऐसे ही हो जाता है, हमको इसको छूना ही नहीं क्योंकि हमारा लैंग्वेज सेकंड है, तो इस पर गए, इस पर भी ये है, तो गद्य पद्य वाला है तो इसको हमने कर लिया है। अब जो हमारा शिक्षण है उसको तो हम संस्कृत पढ़े ही नहीं, तो हमको नहीं आता है, तो हमको जा करके जो हिंदी का ये है सेकंड, अर्थात हिंदी शिक्षण, हिंदी सेकंड जो है उसमें का जो सेकंड शिक्षण है उसको हमको जा करके इसी में से वो कर लेना है। मतलब इसमें जो प्रश्न दिया होगा वो इसी का रहेगा। रामबाण ट्रिक यही था मेरा, इसमें आपको बताना यही चाह रहा था कि हिंदी सेकंड लैंग्वेज एंड संस्कृत सेकंड लैंग्वेज का जो शिक्षण है वह एक ही होता है, एक ही होता है, ठीक है। तो जो इसमें प्रश्न रहेंगे वही प्रश्न इसमें भी रहेंगे। अभी तक के जो टर्म्स को देख करके देखा जाता है वो यही तक था, ठीक है। तो आप सभी लोग अपने 15 प्रश्न को इसमें से सही कर सकते हैं। तो अब हम सभी लोग फिर से देखते हैं अपने इस पाठ्यक्रम को, कि देखते हैं कि किस प्रकार से हमको जो पढ़ना था, इसमें तैयारी करना था। तो जो हमारा लैंग्वेज है इसमें देखा जाए तो लैंग्वेज हमने चूज़ कर लिया है हिंदी फर्स्ट एंड संस्कृत सेकंड को, तो हमको हिंदी फर्स्ट करना है पेपर में जा करके और संस्कृत सेकंड को, ये अभी से याद रख लीजिए। अब हम सभी लोग गद्यांश की तरफ चलते हैं। तो हमारा सबसे पहले गद्यांश तैयार है लिखा हुआ, देखते हैं। इसी गद्यांश के आधार पर हम सभी लोग अपनी जो पढ़ाई है उसको पूरा करेंगे। यह है हमारा गद्यांश। अब इस गद्यांश में सबसे पहले देखा जाए तो हमारा हिंदी और पद्य गद्यांश दोनों रहेगा, एक गद्यांश एक पद्यांश रहेगा। तो अब इस पद्यांश में देखा जाए तो पद्यांश से आधारित, गद्यांश से आधारित प्रश्नों को पढ़ करके हमको उत्तर देना रहता है। और इसमें जो है सबसे पहले हमको इसके भी 2 ट्रिक होती हैं करने का। एक तो पहला हम इसको पढ़ डालें और उसके बाद हम प्रश्नों को देखते चले जाएं और उसके उत्तर लगा लें। और दूसरी ट्रिक जो होती है इसमें जा करके हमको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्नों को देख लें, उसके बाद तब जा करके हम इसको गद्यांश को पढ़ें, ताकि हम प्रश्न पढ़ लेंगे तो हमको उत्तर जल्दी जल्दी मिलते जाएंगे। सेकंड ट्रिक का जल्दी से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि कैसे हमको इसको पढ़ना है और समझना है। जैसे कि अब देखते हैं, यहाँ पास तो प्रश्न दिखा नहीं सकता मैं, इसको पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप सभी लोग समझिएगा और इस बात को याद रखिएगा कि किसी में से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं कैसे प्रश्न पूछते हैं। अब देखिए, इसे आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम हैं। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समावेशन होता है। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम और सम्मान जैसे आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन प्राकृतिक विधि, विधान और व्यवस्था का उल्लंघन माना जाता है। ये हमारा एक गद्यांश हो गया है। अब इससे आधारित जो प्रश्न है हम उसको देखते हैं कि कैसे इसमें प्रश्न बन सकता है। जिससे पहला प्रश्न देखा जाए, इसको पढ़ने के बाद तो इसमें बोला गया है कि आंतरिक जो स्वच्छता है वह क्या है। इसको अगर हम देखें तो आंतरिक जो हमारी स्वच्छता है वो क्या क्या है, इसमें देखें अगर समझें तो
तो हम लोग इसमें देखते हैं कि आंतरिक स्वच्छता क्या क्या है। हमारे निर्मल विचार हैं, हमारे प्रेम हैं, हमारी शिक्षा से जो जुड़ी हुई बातें हैं, और जो हमारी शांति है, ये सभी हमारी क्या क्या है। ये देखिए जहाँ पर सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम और सम्मान, ये सब क्या है हमारे, ये सब क्या है, स्वच्छता से संबंधित होते हैं, आंतरिक स्वच्छता से। अब इसमें जैसे और बातें को देखा जाए, प्रश्न जो बनते हैं, पहला प्रश्न की बात करें, जैसे बुनियादी आवश्यकता क्या है। इस क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए, इस गद्यांश के अनुसार, कि बुनियादी आवश्यकता क्या है, तो इसमें देखा जाए तो क्या क्या है, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता बुनियादी आवश्यकता है। क्या है, बाहरी स्वच्छता और क्या चीज़, हमारी निर्मलता, जो हमारे अंदर निर्मलता होनी चाहिए, वो क्या है, इसका मूल आधार है। ये देखिए आया है ना, निर्मलता हमारी क्या है, मूल आधार है इसकी, आंतरिक स्वच्छता। अब इसमें जैसे और प्रश्नों को देखें हम, कि बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है, वाक्य का आशय क्या हो सकता है। मतलब जैसे प्रश्न बनेगा कि बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है, बाह्य स्वच्छता का आधार आंतरिक स्वच्छता है, इसका आशय क्या क्या है, इसको समझेंगे। तो इसका जो आशय है यही कहना चाह रहा है कि बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। इसका कहना है भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित होती है। अर्थात जो हमारे अंदर भीतरी स्वच्छता होती है, मन की स्वच्छता होती है, उसके आधार पर ही हमारी जो है बाहरी स्वच्छता निर्धारित होती है। अब इसमें जैसे जो व्याकरणिक रूप से प्रश्न बनते हैं, जैसे आ जाएगा कि विधान, ये शब्द आया है ना, विधान, इसमें पूछ लेगा विधान में, कि विधान में जो अगर एक प्रत्यय हम लगा देंगे, एक प्रत्यय, तो कौन सा शब्द बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा, ऐसे आ जाएगा। तो विधान में अगर हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, वैधानिक, वैधानिक, ये शब्द, इसके आधार पर हम जान जाएंगे। एक ये प्रश्न पूछ लिया जैसे। अब इसके बाद पूछ सकता है कि समूह से भिन्न शब्द कौन सा है इसमें से। अब इसे आ जाएगा, इसमें से जो प्रश्न को चूज कर लेगा, इसमें से क्या करेगा, जो है चूज करेगा, कोई न कोई शब्द उठा लेगा इधर उधर से उधर से, और उसके बाद बोलेगा कि इसमें से कौन सा शब्द नहीं लिया गया है, इस पैराग्राफ में नहीं आया है। ये हो गया है। अब कुछ प्रश्न पूछ सकता है ऐसे कि जैसे इसमें बोला गया है कि आंतरिक स्वच्छता, ये बोला गया है ना आंतरिक स्वच्छता, ये तो पूछ लेगा कि आंतरिक स्वच्छता से क्या तात्पर्य है। तो आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य यही है कि मन के बुरे भावों को दूर करना चाहिए। गद्यांश के अनुसार सबसे मुख्य रूप से यही माना जाएगा। और जैसे प्रश्न पूछ लेगा, इसमें क्या आया है, बुनियादी शब्द आ गया है, ये देखिए बुनियादी शब्द। अब यही शब्द को अगर उठा करके प्रश्न बनाया जाए तो पूछ लेगा कि बुनियादी में प्रत्यय बताइए, प्रत्यय क्या लगा हुआ है। तब अब इसमें जो है बुनियादी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, बड़े ई प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, बुनियाद धन ई, बुनियादी प्रत्यय हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, बुनियादी धन, बुनियादी धन ई बराबर दीर्घ संधि हो जाती है, बुनियादी, इसमें दीर्घ संधि भी हो जाएगी ऐसे करके। अब इसके बाद इसमें जो पूछ लेगा, जैसे पूछेगा कि जो शब्द हैं, इसमें बहुत से शब्द हैं, इसमें से आपका पूछ लेगा किसी भी शब्द को उठा करके कि पर्यावरण जो है कैसे बना है। तो पर्यावरण कैसे बना है, परिधन आवरण से। ठीक है, ये हो जाएगा। आप पर्यावरण पूछ लिया तो इसमें पूछ लेगा कौन सी संधि है। तो इसमें कौन सी संधि है, ई का यण संधि है, इसमें ई का या हो जाता है, और ये आधा ऊपर हो जाएगा, आप वो हो जाएगा पर्यावरण। इसको ऐसे समझ लेते हैं जैसे प र धन ई धन आवरण, ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इसमें, तो जो हमारा ई है, ई क्या बनेगा, या बन जाएगा। ये आधा मतलब कि जो स्वर होते हैं वो हमेशा स्वतंत्र होते हैं और एक होते हैं, तो वैसे ही आ भी हो गया, ये पर हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद आवरण। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो रा है उसकी तीन गति होती है। कौन कौन सी गति होती है, एक तो होती है रेफ गमन, इसका जो है तीन गतियां, एक ऊपर हो जाता है ऐसे करके, एक नीचे हो जाता है हमारा ऐसे कर करके, और एक हमारा जो हो जाता है मध्य में बन जाता है। तो ये हो गया। अब इसको जैसे देखा जाए तो जो ये है प
ये आ आया, इसमें आ जुड़ गया तो ये बड़ा आ बन गया। पर्या रा जो है ऊपर चला गया, ये पर्यावरण, ऐसे शब्द बन गया हमारा पर्यावरण। ये प्रश्न इसमें हो गए। अब गद्यांश के अनुसार इसमें पूछ लेगा कि गद्यांश जैसे ही इसको उठाएगा और इसमें पूछेगा कि जो गद्यांश है आपका, इसमें क्या कहा गया है मुख्य रूप से। आप पूछ लेगा जैसे गद्यांश में क्या कहा गया है, तो कहेगा कि मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है, तो पूछ लेगा गद्यांश के अनुसार। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है मनुष्य के लिए? विचारों और भावों की पवित्रता। हमारे अंदर जो भाव है, जो विचार है, उसी की पवित्रता ही हमारे इसमें गद्यांश का वो हो गया। सबसे मुख्य तरीके से ये बता दूं कि आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा 8 से 10 प्रश्न रहेंगे और इसमें व्याकरणिक शब्द पूछे जाएंगे, टिप्पणियाँ पूछ ली जाएंगी। आपका इसमें पूछ लिया जाएगा जो शब्द है उनका कैसी उसकी विकृति है, उसका क्या शब्द में प्रत्यय लगा है, शब्द का अर्थ क्या है, समास क्या है ये, और उस गद्यांश का अर्थ पूछ लेगा और उस गद्यांश के अनुसार 2-3 प्रश्न भी पूछ लेगा। तो आप सभी लोग ये देख लीजिए। इसके बाद यदि हम देखें तो अपना जो पद्यांश देखें, पद्यांश के विषय में भी जानकारी ले लेते हैं थोड़ा सा। इसमें भी देखा जाए जैसे गद्यांश में, तो गद्यांश को सबसे पहले पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। यह एक हमारे देश स्वतंत्र कैसे हुआ और हमारे देश को स्वतंत्र कराने में किस प्रकार से हमारे वीरों ने बलिदान दिया, उस देश प्रेम की भक्तिपूर्ण यह हमारी एक लाइन आई है पद्यांश के रूप में। अब इसमें देखा जाए कि किस प्रकार के प्रश्नों को पूछता है और कैसे इसमें प्रश्नों को उत्तर हम दे सकते हैं और अपना जो मार्क्स है वो पूर्ण तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें देखा जाए सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि इसका जो प्रश्न बन सकता है यही रहेगा कि 10 से 15 लाइन की पंक्ति रहेगी एक, उसी के अनुसार हमको पढ़ करके उचित उसका जो अर्थ है, विकल्प है, उसको चुन करके हमको उत्तर दे देना चाहिए। अब जैसे इसमें बोला जाए जैसे कि कविता में जो छल की बात कही गई है वो किस लिए कही गई है। अगर जैसे ये हमारी कविता है, अब इसमें देखा जाए तो क्या कविता में छल की बात कही गई है वह किस लिए कही गई है, तो हमको व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने की छल की बात कही गई है। किस लिए कही गई है? जैसे देखो हमको क्या किया गया था, व्यापारी बनाया गया था, है ना। आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी और इसमें क्या किया गया था, हम लोगों को व्यापारी बना लिया गया था। उस समय जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, उस समय हम लोगों को व्यापारी बना लिया गया था। हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे सभी लोग और इसी के अनुसार वो हम लोगों पर क्या करने लगे, छल करने लगे, हमें आपस में फूट डलवाने लगे थे। ये चीज़ हो जाता है। उसके बाद जो इसमें देखा जाए तो कह सकते हैं कि जो इसमें शब्दों को देखा जाए, इसमें देखिए एक शब्द आया है, कौन सा शब्द देख ले, जैसे नीति शब्द देख ले, नीति को। अब नीति शब्द को देखें तो इसमें पूछ लेगा कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, प्रत्यय पूछ लेगा। अब नीति में कौन सा प्रत्यय लगा है, अगर देखा जाए तो नीति में कौन सा प्रत्यय लगा है, नीति शब्द में प्रयोग किया गया जो हमारा प्रत्यय है, तो हम क्या कह सकते हैं, ई प्रत्यय कह सकते हैं, लगा हुआ है, छोटी ई। ठीक, या तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि नीति शब्द में अगर हम इक प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा कौन सा शब्द बन जाएगा, नैतिक बन जाएगा। ठीक, ये हो गया नीति शब्द में लगाने पर। या तो ऐसे पूछ लेगा कि जो हमारा इसमें स्वाभिमान शब्द आया है, ये स्वाभिमान शब्द में कौन सी संधि है, स्वाभिमान। ठीक है, स्वाभिमान पूछ लेगा इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें कौन सी संधि है, स्व धन अभिमान दीर्घ संधि है। इसका विच्छेद भी पूछ सकता है, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। और पूछ लेगा कि कौन सा इसमें मतलब कि जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो जो इसमें और प्रश्न पूछा जा सकता है कि देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में हमारे लिए एक लंबा समय लगा, है ना। यह भाव कविता के अंश में प्रतिबंधित होता है हम लोगों के, है ना। इसमें तो किस में लगा था, किस में मिला था, कौन सी हमारी जो है मतलब कि लाइन में हमको ये मिला है कि हमको देश को स्वतंत्र प्राप्ति कराने में एक समय ज़्यादा लगा था। तो जैसे देखा जाए ये इस वाले में
कह सकते हैं। ऐसे ही सेंटेंस पूछ लेगा कि आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, अर्थात हमको ज़्यादा समय लगाना पड़ा था। उसके बाद क्या पूछ सकता है प्रश्न कि देश की स्वतंत्रता के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने जीवन की आहुति दे देना चाहिए। किस प्रकार से, जैसे हमारे वीर शहीदों ने दे दिया था, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और एक हम लोग इसमें देख सकते हैं कि जैसे जो कौन सा संदर्भ, ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि जो ये कहानी चल रही है क्या इसी से संबंधित संदर्भ चल रहा है या नहीं चल रहा है। जैसे एक प्रश्न मैं बनाऊं कि इनमें से कौन सा जो संदर्भ है, कथन है, इस कथन से सही नहीं है या सही है। मान लीजिए ठीक है, सही नहीं है। अब जैसे शब्दावली को समृद्ध करने के लिए सेंटेंस आया है, शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के लिए ये वाक्य आया है, या उच्चारण का अभ्यास करने के लिए आया है, या तो फिर अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के लिए आया है। तो किस लिए आया है, सही नहीं है। वाक्य के संदर्भ में अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के लिए नहीं आया है। यहाँ जो हमारा सेंटेंस इसमें आया, ये किस किस के लिए आया, शब्दावली को समृद्ध करने के लिए आया है, और शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के लिए आया है। अभिव्यक्ति का जो हमारा संवर्धन उसके लिए नहीं, लेकिन उच्चारण के अभ्यास करने के लिए आया, क्योंकि हम बच्चों की तैयारी के लिए कर रहे हैं, बच्चों को समझाने के लिए कर रहे हैं। ये चीजें हो गया। अब जैसे इसमें देख लिया जाए प्रश्न और जो पूछता है कि किस प्रकार से जो हमारे आज़ादी मिलने का श्रेय दिया जाता है, किनको दिया जाता है। ठीक है, तो किनको दिया जाता है, वीर जो बलिदानी थे उनको दिया जाता था। किनको, जो वीर हमारे बलिदानी थे उनको दिया जाता था। अब कहते हैं कि हमको आज़ादी प्राप्त करने के लिए क्या मतलब कि देना पड़ा है, आहुति देना पड़ा है। और हमने जो है इस सेंटेंस क्या पाया है, तो हमने अपना गौरव पाया है। और जैसे देख सकते हैं कि हमने लड़ाने के लिए कौन सी नीति अपनाई गई थी, तो हम लोगों को लड़ाने के लिए एक दूसरे राजाओं पर फूट डाली गई थी। और क्या चीज़ किया जा सकता है कि हमें आज़ादी कैसे मिली थी, शहीदों के बलिदानों से मिली थी। इसी से प्रकार संबंधित हमारे जो प्रश्न है पूछे जाएंगे। अब हम सभी लोग बात करें अग्री, तो बात करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो शिक्षण अधिगम है, इसमें का जो शिक्षक सीखना है हम लोगों को, शिक्षण वाला चैप्टर जो शिक्षा से है, तो हम इसमें बताते हैं कि जैसे उपागम, ठीक है, उपागम से प्रश्न आएगा। जैसे प्रश्न क्या आ जाएगा कि कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध को बताता है। प्रश्न ये आ गया, कैसे आ जाएगा कि जो हमारा साक्षरता है उसको बढ़ाने में और अक्षरों और ध्वनि के बीच का संबंध है, कौन बताता है। तो इसको हम अगर देखेंगे और समझेंगे तो जो प्रश्न आता है उसमें पूछ लेगा आपसे 4 ऑप्शन पूछ लेगा कि व्याकरण अनुवाद के लिए, समग्र भाषा पद्धति के लिए, स्थिति परक उपागम के लिए, ध्वनि विज्ञान निर्देश के लिए। तो जो हमारा विज्ञान है उसमें क्या क्या पूछा गया था प्रश्न, पहले अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध को बताता है। तो कौन बताता है, हमारे लिए ध्वनि विज्ञान निर्देश हमारे लिए बताता है। इसके बीच क्या बताता है कि ध्वनि विज्ञान जो है निर्देश साक्षरता शिक्षण उपागम के अक्षरों और ध्वनि के बीच के संबंधों को बताता है। और ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनियों का अनेक प्रकार से अध्ययन किया जाता है। अब वो ध्वनियाँ जो अध्ययन की जाती हैं उसके विषय में यह कि जैसे समग्र भाषा कैसी है, हमारे सुनने की क्षमता किस प्रकार से है, या तो हम दूसरे के जो ध्वनि है उसको कैसे समझ पा रहे हैं, और हमारे अंदर जो सुनने की क्षमता है वो किस प्रकार से है, हम अगर नहीं सुन पाए हैं तो किस प्रकार से उसको रिएक्शन कर रहे हैं। यही सब कुछ हमारे इसमें आ जाता है। एक प्रश्न और जैसे देख लें कि साक्षरता अर्जित करने के लिए हमको किस चीज़ में निपुण होना चाहिए। प्रश्न में पूछ रहा हूँ, उसी के अनुसार हम लोगों को जानकारी कैसे कि निपुणता, ठीक है, साक्षरता प्राप्त करने के लिए तो किस में होना चाहिए हम लोगों को साक्षरता प्राप्त करने के लिए। अब क्वेश्चन जैसे बन जाएगा, कह देगा ध्वन्यात्मक जागरूकता होने चाहिए हमारे अंदर, या तो दृश्य शब्दावली का पहचान हो चाहिए, डिकोडिंग भाषा का प्रयोग होना चाहिए हमारे अंदर, या सटीकता और ध्वन्यालोक का प्रयोग, ध्वन्य भाषाओं का प्रयोग कर लेना चाहिए हमको। तो सबसे पहले हम लोगों को यह देखना चाहिए कि निपुणता जो हम साक्षरता को प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारे अंदर जो है डिकोडिंग और भाषा अवबोधन होना चाहिए। मतलब कोई भी भाषा है उसका क्या अर्थ है, उसके क्या उद्देश्य हैं, उसके क्या लक्ष्य हैं, या उसका जो अर्थ निकल रहा है कहीं अभिधा व्यंजना लक्षण के आधार पर बदल तो नहीं जा रहा है, उन सभी को हमको समझना पड़ेगा। उसका जो कोड है उसको हमको डिकोड करना पड़ेगा, उस भाषा के विषय में हमको अवबोध करना पड़ेगा, जानकारी करना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे। और उस बच्चे की जो भाषा है वो तो बहुत दूसरी तरीके से होती है। जैसे बच्चा बोलता है मैं जा रहा हूँ, तो
इसको आप कैसे समझोगे? जब उसकी भाषा पर उसके निचले स्तर पर जाओगे तो कहोगे, वो बोलेगा कि बच्चा बोलता है जैसे तुतला करके हल्के से, या तो उसकी आवाज़ बहुत दूसरी तरीके से रहती है, तो उसको समझाने के लिए हमको ये सब चीज़ें करना पड़ता है, उसके लैंग्वेज के नीचे आना पड़ता है, ये हो जाता है। और जैसे देखते हैं कि व्याकरण शिक्षण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है? पढ़ाने के लिए तो सबसे पहले हम लोगों को जानते हो क्या करना चाहिए इसमें, कि जो हमारा वास्तविक संप्रेषण है उसको हमको बढ़ा देना चाहिए व्याकरण में। कोई भी तर्क जो है उसको सही गलत नहीं बताना चाहिए, सही बताना चाहिए एकदम से। व्याकरण के प्रासंगिक जो नियम है उनको हमको सही बता देना चाहिए। संप्रेषण के अभ्यास पर हम लोगों को बल देना चाहिए, उनको प्रत्येक अवसर देना चाहिए उनको बोलने के लिए, उनको नियमों को समझाने के लिए, और वो क्या नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको डाउट को पूछने के लिए बच्चों को। इस सब को वो करके हम जो व्याकरण शिक्षण के प्रभावी तरीके हैं उसको हम बना करके उनके बच्चों के अंदर वो कर सकते हैं। भाषा का पूर्ण एवं शुद्ध ज्ञान देना चाहिए उन लोगों को। विचारों एवं मनोभावों की शुद्ध अभिव्यक्ति कराना चाहिए, ताकि वह बच्चे जो हैं अपने अंदर वो जो कुंठित हैं या तो नहीं बोल पा रहे हैं उन सबको बोलने के, अपने अंदर से बाहर निकालने की जो क्षमता है उसको विकसित कर सकें। अब जैसे देख लिया जाए कि प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग में हमें क्या क्या करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर जैसे पूछ लेगा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए पुस्तकालयों को के लिए, तो जैसे शिक्षार्थियों को बाल साहित्य का विकास, उसमें साहित्य रखना चाहिए ताकि बच्चे उन विधाओं को देख करके पढ़ सकें, सीख सकें और आगे बढ़ सकें। पुस्तकों के साथ जो परिवेश है उनका संलग्न होना चाहिए, और अध्यापकों द्वारा दूसरे वयस्क जो हैं उनके द्वारा पुस्तकालय में आदर्श पठन पाठन किया जाना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं उन लोगों को देख करके सीख करके अपने आप को आगे बढ़ा सकें। अब जैसे मैं एक सेंटेंस पढ़ता हूँ और उसके अनुसार आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ कि किस प्रकार से आप लोग एक चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे कक्षा 3 की एक बालिका है, कक्षा 3 की एक बालिका है ना, और वह अपने शिक्षार्थियों से कहती है कि वह अपने सहपाठियों से क्या करें, सकना शब्द के प्रयोग के विषय में 5 प्रश्न पूछे, ठीक है, 5 प्रश्न पूछे। तो उसके बाद क्या होगा, उसका जो जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो, क्या तुम घर जा सकते हो, क्या तुम मुझे मार सकते हो, क्या तुम यह पढ़ सकते हो, इस प्रकार के प्रश्न पूछे। एक अध्यापिका बोल रही है, कक्षा 3 की जो अध्यापिका हैं वह बोल रही हैं अपने जो विद्यार्थी हैं उनसे कि अपने सहपाठियों से पूछो प्रश्न। अब ये हो गया। अब पूछा जाएगा कि यह जो गतिविधि की जा रही है वह किस प्रकार के लिए है, वह किस लिए है। तो इसको किस लिए है, जो बच्चे के अंदर मौखिक प्रवाह है, अर्थात मुख के माध्यम से बोलना है, उसको शब्दों को निकालना है, उसके अंदर प्रश्न की जो प्रकृति है उसको बढ़ाना है। इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए हमको बच्चे के अंदर मौखिक प्रवाह का विकास करना चाहिए, अभ्यास करवाना चाहिए। जैसे और इसमें पूछ लिया जाता है कि नियंत्रित मौखिक अभ्यास क्या है, बच्चे के अंदर अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करवाना चाहिए, ये नियंत्रित मौखिक के अंदर आ जाता है। निष्क्रिय श्रवण क्या है, जैसे कोई बच्चा कुछ ज़्यादा गलत बात बोल रहा है या तो फिर बच्चे को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको ऐसे उसका माहौल बना देना चाहिए कि वह निष्क्रिय श्रवण के माध्यम से भी अपना जो है पढ़ाई अध्ययन अध्यापन कर सके। अब एक स्वच्छंद बोलना भी इसमें आ जाता है, जैसे कि बच्चे के अंदर इस प्रकार का गुण विकसित होना चाहिए कि वह कहीं भी कितने भी अच्छे तरीके से अपने आप को स्वच्छंद तरीके से बोल सके, और जो उसके अंदर जो गुण है, जो बोलने की उसकी क्षमता है, कला है, कौशल है, वह कहीं भी बाधित ना हो। इस प्रकार से हम उसके अंदर के विकास को कर सकते हैं। अब जैसे एक और हम इसमें देख सकते हैं लेकर के कहानी को कि कैसे, जैसे कक्षा 3 की ही एक अध्यापिका है, वह कक्षा में पठन पाठन कर रही हैं, एक कोने पर जा कर के करना चाहती हैं, सृजन करना चाहती हैं। अब बच्चों को पुस्तकों का कहती हैं कि जाइए आप सभी लोग पुस्तक लेकर के आइए, और उसके बाद प्रश्न सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहती हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जो प्रश्न बनता है उसमें से, अब इसके लिए जैसे कह देते हैं कि जो पुस्तक है उसमें क्या है। अब बच्चा जाएगा, पुस्तक लेकर आएगा, उसके विषय मैम समझाएंगी। क्या समझाएंगी, जैसे कि क्या इन पुस्तकों के लेखक के जाने माने हैं, या क्या यह बाल साहित्य है, क्या वह लेखक जो है बाल माननीय लेखक है, या वह पुस्तक जो है हमारे पढ़ने लायक है, या बड़ों के पढ़ने के लिए है, या तो फिर इसमें जो कहानियाँ हैं वह उद्देश्य आपके लिए हैं या बड़ों के लिए है। इस प्रकार के जो सिद्धांत हैं उन सभी का इसमें प्रचलन होता है। इसके अतिरिक्त जो हो जाता है, जैसे पुस्तकीय कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पाठन के स्तर अनुसार लिखी गई हैं क्या, ऐसे पूछ लिया जाएगा।
पुस्तक के तीसरी कक्षा के पठन कार्य के लिए है, या पाठ्यचर्या को लक्ष्य करके बनाई गई है, या पुस्तक एक से अधिक दिशा निर्देश प्रकाशित कर रही है, या उसके जो प्रयोग हैं उसके अनुसार बता दिया जाता है। अब अगले पेज पर जैसे समझाते हैं, जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी विधि है जो शिक्षार्थी हैं, शिक्षा के अर्थ को जानने वाले हैं, उनके जीवन की वास्तविक जो स्थितियां हैं उनको प्रदर्शित करती है। तब इसमें जैसे पूछ लेगा ऐसे ही प्रश्न। अब इसे जैसे पूछेगा प्राकृतिक उपागम के अंतर्गत, प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत, श्रवण भाषी के अंतर्गत, या तो फिर संप्रेषणात्मक उपागम के अंतर्गत, तो इसमें जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, संप्रेषणात्मक उपागम। जैसे हमारी कम्युनिकेशन स्किल जो होती है उसके अंदर किस प्रकार से हम बोल रहे हैं, वास्तविक तरीके से बोल रहे हैं या नहीं है, यही सब उसके जीवन के प्रमुख लक्ष्य माने जाते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है बालक के विकास के विषय में सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है और इसी से संबंधित जो है प्रश्न को उठाया जाता है। अब जैसे एक बालक है, वो अपनी सहपाठिनी से पूछता है अभ्यास पुस्तिका के विषय में कि अदली बदली कर सकते हैं क्या, या इसके अनुसार हम अपने जांच सकते हैं क्या, जांचने के लिए उसको हम समझा सकते हैं या क्या, तो इस कार्य का क्या उद्देश्य होता है। तब इस कार्य का क्या उद्देश्य होगा, सहपाठी का जो काम है कि जांच कौशल क्या विकसित करना है उस बच्चे के अंदर, कि देखते हैं वह जो बच्चा है बनाया है कार्यक्रम या उसमें जो अभ्यास किया है उसको किस प्रकार से वह जांचता है, उसके अंदर जो गुण है वह किस प्रकार से उसको जांचने में सफल प्राप्त हो पा रहा है या नहीं, या जो उसमें कमियां हैं उसको देख पा रहा है या नहीं, इन सभी को वह करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्या कर देते हैं, जैसे विस्तृत पठन का अभ्यास करवा दिया जाता है, नए शब्दावलियों का प्रयोग करवा दिया जाता है, उसका अभ्यास करवा दिया जाता है, संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास करवा दिया जाता है। ये सब कुछ उसमें हमें देखने को मिलते हैं। अब जैसे आगे देखा जाए कि बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे जो हैं अधिगम में कहीं अधिक संलग्न होते हैं, किस चरण में होते हैं, तो किस चरण में होते हैं इसको समझा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बुनियादी चरण की अवस्था के बच्चे होते हैं वह सबसे ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। इसके माध्यम से ही वह इस चरण में ही अपने आप को आगे ले जाते हैं। जैसे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है इसमें कि जैसे कक्षा 5 की एक विद्यार्थी है और वह अपना काम करती है, काम करने के बाद क्या करती है, अपने अध्यापक को दिखाने से पहले एक सटीक तरीके से अंतिम तरीके से अपने कॉपी को चेक करती है, फाइल को चेक करती है और वह कहती है कि अब मैंने एकदम अच्छे तरीके से जांच लिया है, अब मैं इनको मैं देती हूँ। तो उस विद्यार्थी के जो यह लेखन है वह किस चरण पर पहुँच गया है, अर्थात किस चरण तक पहुंच गया है। क्या वह प्रारूपण कर रही है, पुनः प्रारूपण कर रही है, प्रूफ रीडिंग कर रही है, या सहपाठी का मूल्यांकन कर रही है। अब क्या करेगा, इसमें जो हो जाता है प्रूफ रीडिंग बोला जाता है। इसे क्या करा जाता है, प्रूफ रीडिंग, अर्थात अपने कार्य को करने के बाद 2-3 बार चेक करना और अंतिम बार जो चेक करना होता है उसी को प्रूफ रीडिंग बोला जाता है। जैसे कि किसी भी जो सामग्री को प्रकाशित करवाया जाता है उसको प्रकाशित करवाने से पहले ही उसकी जो त्रुटियां होती हैं उसकी सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए ही जो अंतिम चरण होता है उसी को प्रूफ रीडिंग कहा जाता है। अब 1-2 प्रश्न के माध्यम से और समझाता हूँ, उसके बाद फिर इस क्लास को वो करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे राष्ट्रीय पाठचर्या के रूप में जो हमारी यह क्षमता है उसको बताने के लिए क्या किया जाना चाहिए हम लोगों को, सबसे ज़्यादा विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों का कार्य का प्रदर्शन किया जाना चाहिए, ये हो जाता है। और जैसे बच्चों को भाषा की कक्षा में जो उनके सहजात भाषा है, मातृभाषा है, उसके लिए हम लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, प्राकृतिक उपागम के लिए, संप्रेषणात्मक के लिए, श्रव्य भाषिक विधि के लिए। अब किस चीज़ के लिए नहीं करना चाहिए, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट विधि के लिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे बच्चा तुरंत समझ नहीं पाएगा। उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, प्राकृतिक, संप्रेषणात्मक और श्रव्य भाषिक के माध्यम से। अब जैसे अंतिम रूप से हम जो प्रश्न देख लें कि जो हमारा सिद्धांत है, बुनियादी सिद्धांत, उसमें जो पाठ्य पुस्तक का अभिकल्पना है वह किसमें नहीं होती है। तो जैसे अब देख लिया पाठचर्या सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत, अमूर्त सिद्धांत, या तो फिर जैसे देख लिया जाता है तकनीकी सिद्धांत, तो इसमें जो नहीं पाया जाता है वह देखा जाता है मूर्त सिद्धांत में नहीं पाया जाता है। और सभी में हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो पाठचर्या का सिद्धांत है, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत तथा तकनीकी सिद्धांत बुनियादी चरण की पुस्तक की जो अभिकल्पना है उसके अंतर्गत किया जाता है। अब जो इससे संबंधित और चैप्टर हैं जैसे वाक्य की संरचना, व्याकरण को वो करना, बोलने की क्षमता का विकसित करना, वास्तविकता का ज्ञान करना, उपागम की जो विधियां हैं, बुनियादी चरण है उसके उपागम है, खोजने की प्रक्रिया है, पाठ सिद्धि किस प्रकार से कर रहा है, या तो उसके अंदर जो सीखने की जो प्रक्रिया है और उसके अंदर संप्रेषण का जो गुण है
उसमें किस प्रकार से उसका जो समूह में भिन्न बनता है अपने आप को, और पाप पुण्य और विद्यार्थी शिक्षार्थी का जो नियम है, कानून है, यदि बच्चे का परिवेश है, भाषाएं हैं, पठन पाठन किस प्रकार से उसकी चुनौती है, उसके सभी टॉपिक को लेकर के हम अगले वीडियो में आप सभी लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा यहाँ चैप्टर था यह क्लियर होता है। आप लोगों का हिंदी जो फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए यह रामबाण होगा, और इसके माध्यम से आप सभी लोग अपने जो तैयारी है उसको मजबूत करिए। इसी के साथ में जय हिंद दोस्तों।